तो आप सभी को नमस्कार करते हुए हम 51 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पायल शाह जी प्रणाम, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। सभी हमारे चिकित्सक और गुरु, शिक्षक सबको प्रणाम। तो मैंने जो कल पढ़ाया था उसको मैं थोड़ा-सा रिवाइज़ करता हूँ, जो मेरी आदत है। जब भी मैं पढ़ाता हूँ पिछले लेक्चर को थोड़ा-सा रिवाइज़ कर देता हूँ। तो मैंने कल आपको बताया था कि जो वात नाड़ी है, वात नाड़ी की गति, वात नाड़ी की गति, इसकी बात मैंने कल करी थी। जो ये मिलती है वो एस 80 से 95 बीट्स पर मिनट। ये रिवाइज कर रहा हूँ मैं, बीट्स पर मिनट। जो पित्त नाड़ी की गति होती है, यानी एक ही रेडियल आर्टरी की 3 अलग अलग गतियाँ आपको मिलती है। जो पित्त की नाड़ी की गति होती है ये 70 से 80 बीट्स पर मिनट होती है, पर मिनट होती है। और कफ की नाड़ी की गति, कफ की जो नाड़ी की गति है ये गति 50 से 60 बीट्स पर मिनट होती है। मुझे किसी ने यूट्यूब पर कमेंट डाला है कि सर आप नाड़ी की चाल रोगों के हिसाब से क्यों नहीं बताते हो। तो मेरे मित्र जिसने भी ये कमेंट डाला है, पहले नाड़ी की सरलता समझो, फिर रोगों के हिसाब से इसकी चाल को भी समझ में आएगी। पहले सीधी चाल समझ में नहीं आएगी तो टेढ़ी चाल नहीं समझ में आएगी। तो पहले सीधी चाल को देखने का प्रयास करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि ये सामान्य रूप से जो इंडेक्स फिंगर के नीचे आपको नाड़ी मिलती है उसमें वात की नाड़ी की गति 80 से 95 बीट्स पर मिनट होती है। जो पित्त की नाड़ी की गति मिलती है वो 70 टू 80 बीट्स पर मिनट होती है। और जो कफ की नाड़ी की गति आपको जो आपके रिंग फिंगर के नीचे मिलती है वो 50 से 60 बीट्स पर मिनट होती है। मैंने आपको बताया था कि कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं, जो विकृति की कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जब नाड़ी की गति सामान्य रूप से तेज मिलती है, जिनमें मैंने आपको बताया था कि कार्डिक फेलियर हो, चाहे एनीमिया हो, चाहे थायरोटॉक्सिकोसिस की प्रॉब्लम हो। ऐसी स्थितियों में सामान्य रूप से नाड़ी की गति तीव्र मिलती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि बच्चों में नाड़ी की गति तीव्र होती है और वृद्ध में नाड़ी की गति जो है वो तीव्र नहीं होती है। ऐसा जो है वो ऐसा मैंने बताया था कि टायर्डनेस ऑफ वात के कारण ऐसा होता है या डीजेनरेशन के कारण ऐसा होता है। मैंने क्यों आपको बताया था कि लंबे व्यक्तियों में नाड़ी गति कम होती है, जबकि नाटे व्यक्तियों में नाड़ी गति अधिक होती है। ये मैंने कुछ आपको बताए थे। तो ये कुछ चीज़ें मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जनरली जो है वो 16 साल से कम उम्र की बच्चों में कफ दोष प्रेडोमिनेंट होता है, यानी कि आपको नाड़ी की गति में कफ का प्रभाव अधिक मिलेगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो रिंग फिंगर है उसके जो नाड़ी जो है वो प्रोमिनेंट दिखेगी। ऐसे ही मैंने बताया कि जो 17 से 50 साल के लोग हैं उनमें प्रेडोमिनेंट पल्स जो है वो पित्त की मिलेगी, यानी कि जो मध्यमा अंगुली के नीचे जो नाड़ी आप फील कर रहे हैं वो आपको प्रोमिनेंट फील होगी। इसी प्रकार मैंने बताया 51 से 70 साल की उम्र के व्यक्ति में जो पित्त प्रेडोमिनेंट होगा, लेकिन ग्रेजुअली वात की प्रेडोमिनेंसी फील होगी। प्रारंभिक अवस्था में पित्त की नाड़ी प्रेडोमिनेंट मिलेगी मिडिल फिंगर के नीचे, लेकिन बाद में वही वात की नाड़ी प्रेडोमिनेंट मिलेगी। और मैंने आपको बताया था कि 70 साल की उम्र के बाद जनरली वात दोष प्रेडोमिनेंट मिलता है इंडेक्स फिंगर के नीचे। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और मैंने यही बताया था कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर हमको बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ मिलती हैं, जो आपको मैंने थोड़ा बहुत बताने का प्रयास किया। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, वात के कारण, वात एक वायु है, वायु की गति के कारण जो है वो वायु की गति अक्सर जो है वो रेट पल्स के रेट को तेज करती है। इसी प्रकार पित्त जो है वो अक्सर पल्स की गति को मॉडरेट करता है, मॉडरेशन करता है। और कफ जो है हमेशा नाड़ी की गति को ऑन एन एवरेज स्लो करने का प्रयास करता है। यानी यदि कफ प्रधान दोष प्रधान नाड़ी है तो सामान्य रूप से जो है वो प्रयास ये करता है, यदि कफ दोष प्रधान है तो प्रयास ये करता है कि वो अपने प्रभाव से पूरी की पूरी नाड़ी की चाल को बदलने का प्रयास करता है। जैसा कि मैंने आपको गज गति में बताया, वो पूरी की चाल नदी नाड़ी की चाल को ही बदलने का पूरी की मादा रखता है। तो ये चीज़ें कुछ जाननी ज़रूरी है आपको। तो हम आपको अब आगे बताएंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो रिदम की बात करेंगे। कौन कौन सी कंडीशन ऐसी है, यहाँ थोड़ा सा आपने समझना बहुत ज़रूरी होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि रिदम क्या होता है। आज हम रिदम की चर्चा करेंगे। व्हाट इज़ रिदम?
रिदम क्या होता है? जब कोई भी आपने देखा होगा, जब कोई वॉइस इज नॉट क्लियर, नाउ क्लियर, इट इज क्लियर, मेरी आवाज क्लियर है ना? तो रिदम आपने देखा होगा जब आप ऑर्केस्ट्रा देखते हैं, जब आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आपस में बजते हैं, तो एक ऑर्केस्ट्रा का मास्टर होता है, वो मास्टर पूरी रिदम पे कंट्रोल करता है। गिटार भी बजता है, सितार भी बजता है, पियानो भी बजता है, माउथ ऑर्गन भी बजता है, ड्रम भी बजता है, लेकिन सारा कंट्रोल उस बैंड मास्टर के पास होता है। और वो बैंड मास्टर देखा होगा हाथ को घुमाता रहता है और सारा रिदम में बजता है। यदि म्यूज़िक अपने रिदम को छोड़ता है तो फिर वो म्यूज़िक म्यूज़िक नहीं लगता, वो एक शोर नज़र आता है। यदि गीत गीत एक रिदम में नहीं बजता तो वो गीत एक शोर नज़र आता है। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे लोग गाने का प्रयास करते हैं, बड़े बड़े आजकल ऐप्स आ गए हैं, लेकिन यदि आप उस म्यूज़िक के साथ सिंक्रोनाइज करके नहीं गा पाते हैं तो आप गायक गीत नहीं गा रहे हैं, आप केवल हल्ला कर रहे हैं। तो हमने यही समझना है, दैट इज कॉल्ड रिदम। रिदम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी प्रकार आपने पढ़ा कि जब हृदय से हमारे हमारे हृदय जब रक्त को छोड़ता है तो एक बोलस जाता है जो पूरे शरीर में जाता है, वो एक रिदम में जाता है। उस रिदम को आप एहसास करते हैं अपनी रेडियल आर्टरी के नीचे, जो अंगुष्ठ मूल के अधिपश्चिम भाग मध्यम जहाँ बह रही है, वहाँ पे आप उसको क्रमशः इंडेक्स, मिडल और रिंग फिंगर में आप फील करते हैं। ये वही रिदम है जो हार्ट छोड़ रहा है। 0.8 सेकेंड के बाद ये रिपीट आती है, दोबारा आती है, हर सिस्टोल और डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। इसी को ही हम लोग योगाचार्य की भाषाओं में सो हम स, सो हम स, जो मैंने पहले बताया था, जो ब्रीदिंग से सिंक्रोनाइज करती है। और हर थोड़ी समय के बाद 0.8 सेकेंड के बाद ये बोलस दोबारा आता है और फिर जाता है, आता है, जाता है। दैट इज, ये हमेशा एक रिदम बजती रहती है, रिदम बजती रहती है। और इसी रिदम का एहसास हमने अपनी पल्स में करना होता है। तो रिदम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम रिदम क्या होती है कहेंगे, द टाइम इंटरवल, द टाइम इंटरवल बिटवीन द कंसिक्यूटिव टू सक्सेसिव अपलिफ्ट्स। आपने देखा होगा ना, एक बार जब कोई चीज आई, बोलस आया, तो आपका ग्राफ स्टार्ट हुआ। आपने देखा ना, आपका ग्राफ स्टार्ट हुआ इंडेक्स पे, देखा आपने, और इंडेक्स पे जाने के बाद वो सर्पिल चला और फिर मिडिल पे जाके क्या हुआ, उसने स्पाइक पकड़ी और फिर क्या हुआ, वो क्या हुआ, वो जब कफ पे गया तो वो फिर धीमा हो गया। यही तो रिदम होती है ना। अगर आप कह दें कि ईसीजी की वेव से क्या डिफरेंस है, तो मैं बताता हूँ आपको। देखो, ये देखो नाड़ी की गति के चाल बताता हूँ मैं आपको। ये देखो, सामान्य रूप से देखो, अगर आप सामान्य रूप से देखो तो चलो भाई, ये वात पर, इंडेक्स पर आपको सर्पिल गति मिली ये वात पे है आपकी गति, और इसी ने एक पीक पकड़ा, ये आपकी पित्त पे आ गई और यही कफ पे आके ऐसी हो गई, ये कफ पे आके ऐसी हो गई। क्या एग्रीड हो, ये वेव ईसीजी से मिलती जुलती नहीं है क्या? और ये पूरी रिदम जो है वो एक रिदम में चल रही है। यानी हर बार वात, फिर आपको मिडिल में पित्त और फिर कफ, फिर यही चीज़ रिपीट हो रही है। यानी कि ये कंटिन्यूस एक रिदम में मिल रही है। क्या आप इसको एग्री करते हो या नहीं करते हो? करते हो ना एग्री? बस सिंपल है, यही रिदम हमको देखना है, यही रिदम हम देखते हैं, और इसे ही मॉडर्न में रिदम कहते हैं। और हम आयुर्वेद में भी रिदम इसको देखते हैं, जिसको हम ताल कहते हैं भैया तुम डांस कर रहे हो, तुम्हारी ताल देखेंगे, कौन सी ताल में तुम नाच रहे हो, अरे इसकी ताल तो देखो। तो हमने नाड़ी की ताल देखनी है। यदि उसको हमने रिदम कह दिया तो रिदम बदल नहीं जाएगा, मीनिंग वही है। हम कहते हैं कि जो नाच रही है जरा इसकी ताल तो देखो, तो यानी नाड़ी की आपने ताल देखनी है। नाड़ी धड़क रही है, स्पंदन कर रही है, और आपने उसकी ताल देखनी है कि वो ताल बेताल तो नहीं है, ताल ताल में है या नहीं है, ताल बिगड़ तो नहीं रही है उसकी, यही ताल हमने देखना है। यानी जो रिदम होती है वो हर हर एक टाइम इंटरवल है, एक निश्चित समय के बाद एक जो है वो आपको क्या होता है, एक अपलिफ्ट आता है। और आप कैसे पहचानोगे? अब आप देखो, रिदम देखना है ना आपको, तो आपको वात और कफ की तो एक ही जैसी दिख रही है, उसमें तो आप अंतर पता नहीं लगा पाओगे। लेकिन जो पित्त की जो उछाल आ रही है, स्पाइक बन रहा है, वो देख करके आप पता लगा सकते हो कि हाँ, ये बार बार रिपीटेड इंटरवल पर ये स्पाइक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। रिपीटेड इंटरवल पर आपकी मध्यमा उंगली पर वो धक्का लग रहा है नहीं लग रहा है, वो उछाल आ रही है कि नहीं आ रही है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है।
यानी कि हम कह सकते हैं कि मध्यमा अंगुली पर आने वाला उछाल एक नियमित अंतर पर आता है, और यदि वो नियमित अंतर पर नहीं आता है तो आप कह सकते हो कि रिदम बिगड़ी हुई है। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो हम अपलिफ्ट को देखते हैं। तो जब भी हम कहते हैं कि व्यक्ति बैलेंस्ड है, व्यक्ति की नाड़ी सही रिदम में है, इसका मतलब है वो नॉर्मल ताल में है। और नॉर्मल ताल को आप कैसे समझ सकते हो? जब नॉर्मल ताल है तो कहने का अर्थ है उसका प्राण वायु, उसकी व्यान वायु, उसका अवलंबक कप, उसका साधक कप, जो जो चीजें एक सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो सारी चीजें सही ढंग से काम कर रही है। यानी रिदम को देख करके आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि व्यक्ति की प्राण वायु, व्यक्ति की व्यान वायु, व्यक्ति का हृदय स्थित अवलंबक कफ और व्यक्ति का मस्तिष्क स्थित साधक पत्त पित्त बिल्कुल सही काम कर रहा है, बिल्कुल सही दिशा पे काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं। लेकिन यदि यही रिदम बिगड़ रहा है, यदि यही लगता है कि आपको रिदम बिगड़ रहा है, यानी यदि रिदम ज़्यादातर बिगाड़ने का काम कौन करता है, रिदम ज़्यादातर बिगाड़ने का काम ये पित्त का रिदम कौन बिगाड़ता है, तो आप जानते होंगे कि पित्त और कफ स्वयं कुछ नहीं कर पाते। आपको एक सिद्धांत याद होगा, पित्तम पंगु कफं पंगु पंगवो मल धातव वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। आसमान में देखो आप, बादल दिखते हैं आपको, लेकिन क्या लगता है आपको बादल अकेले अपने आप को वर्षा करने में सक्षम है? जी नहीं। अगर आपको आकाश में घनघोर बादल दिख रहे हैं और अगर वायु चल रही है तो आप अंदाजा लगा लेते हैं कि बारिश नहीं होगी, ये बादल छट जाएंगे। यानी वात वायु जो बाहर ब्रह्मांड में जो चीज आपको दिखती है वही चीज आपकी नाड़ी के अंदर भी होती है। यानी ये आपकी नाड़ी की रिदम को बिगाड़ने वाला वो हवा है, वो वायु है, वो वात है, वो नियंता और प्रणेता है। तो आपको वायु यानी वात जब आउट ऑफ बैलेंस होता है तो आपकी रिदम जो है वो बदलती है, और हम कहते हैं कि ताल बदल गई नाड़ी की। यानी नाड़ी जो अभी एक ताल में धड़क रही थी, जो एक नाड़ी का स्पंदन एक ताल में था, अब वो उस ताल में नहीं है, और हम कहते हैं कि ये नाड़ी अब इरेगुलर हो गई है। ये इरेगुलर है, यानी कि हर समय, हर एक निश्चित समय के बाद अब आपको वो स्पाइक नहीं मिलेगा, स्पाइक मिस करेगा। और ये एहसास आपको पित्त की नाड़ी पर सबसे अधिक होगा, क्योंकि वात और कफ पर आपको नाड़ी का स्पंदन उस तरह से आप एक्सेस नहीं कर पाते। लेकिन पित्त पर जो आने वाली उछाल है उसको आप बहुत आसानी से समझ लेते हो। इस प्रकार आप ये समझ लेते हो कि इस नाड़ी का रिदम सही है या नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी कंडीशन में रिदम बिगड़ता है। तो एक तो मैंने बताया कि जब वात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जब वात आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है तो नाड़ी की रिदम बदल जाती है। और दूसरा, जब कफ जो है वो इतना बढ़ गया, कफ जो है वो अपने इतना वृद्ध हो गया कि वात को ब्लॉक कर दिया उसने, वात को वो मूव ही नहीं करने दे रहा है, तो कफ क्या करेगा? स्पाइक को आने ही नहीं देगा, यानी कि स्पंदन को अवरोधित करेगा। या तो वात आउट ऑफ द वे चला गया तो रिदम बिगड़ती है, दूसरा या तो कफ ने वात को ब्लॉक कर दिया, काम करने से रोक दिया, नियंता और प्रणेता करने से रोक दिया, तब भी जो है वो इरेगुलरिटी हमको पल्स में मिलती है। तो दो कंडीशंस क्लियर हो गई आपको। पहला, जब वात दोष अनियंत्रित हो जाए, एक तो रिदम को बिगड़ने का कारण ये है अनियंत्रित, और दूसरा जब कफ दोष, दूसरी स्थिति में जब कफ दोष वात दोष को अवरुद्ध करे। ये दो स्थितियां होती है जब हमारी नाड़ी की रिदम बिगड़ती है। नाड़ी की रिदम को बिगाड़ने में इनका रोल होता है, बिगाड़ती है। ये मैंने आपको बताया। ये दो कंडीशंस हैं जब नाड़ी की रिदम बिगड़ जाती है, बदल जाती है। और अब हम जानेंगे कि ये ऐसा कब कब होता है। यानी अब मान लीजिए, अब आपको मैं अगला आपको दिखाता हूं। अब आप गौर से देखिए। अब ऐसा हो रहा है कि पहली पहली रिदम आई, यानी पहली पहली पल्स आई, और दूसरी भी आई। ये मैं आपको एक बता रहा हूं अंदाजा। ये पहली पल्स आई, फिर ये दूसरी पल्स आई, फिर ये तीसरी वाली गायब हो गई और चौथी पल्स आई, फिर पांचवी आई, फिर छठी गायब हो गई, फिर सातवीं आई, फिर आठवीं आई,
फिर 9वीं गायब हो गई, फिर 10वीं आई, फिर 11वीं आई। क्या आपको दिख रहा है इसमें? व्हाट यू आर वॉचिंग? आपको इसमें क्या दिख रहा है? ये मिसिंग है, यहाँ पे ये दोनों रेगुलर है, यहाँ पे ये मिसिंग है। 7 8 आई तो 9वीं चली गई। एक एक आपको निश्चित पैटर्न दिख रहा है इसमें। वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न ये है, देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। एक निश्चित इंटरवल पर पल्स नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है ना? चैट बॉक्स देखता हूं आपका, क्या कह रहे हैं आप? सर ये टाइम ज्यादा लगता है तो हम समझते ना। मैं क्या, एवरी थर्ड बीट इज मिस्ड। यस 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 यस, वेरी नाइस सोनिया जी। सोनिया जी ने पकड़ लिया। यानी नाड़ी तो रेगुलर है, ताल तो रेगुलर है, पर बीच बीच में मिसिंग है। तो इसको बोलते हैं रेगुलरली इरेगुलर पल्स। इसी का नाम है रेगुलरली इरेगुलर। यानी एक निश्चित इंटरवल पर वो गायब हो जा रही है। यानी प्रत्येक जो तीसरी बीट है, प्रत्येक तीसरी बीट मिस कर रही है। और ऐसा प्रूव करता है कि कोई न कोई गड़बड़ है। यानी या तो कफ ब्लॉक कर रहा है वात को, या फिर पित्त को, या फिर पित्त ब्लॉक कर रहा है, वो इज एबनॉर्मल। तो हम कह सकते हैं कि कुछ गड़बड़ है। यानी आपको ये इरेगुलरिटी जो रेगुलर इंटरवल पे आ रही है, ये प्रूव करती है कि देर इज सम प्रॉब्लम, और दैट प्रॉब्लम यू हैव टू एनालाइज। आइदर कफ इज ब्लॉकिंग द वाता, और आइदर द पित्ता, और पित्ता कैन ब्लॉक वाता। वट एवर द थिंग्स इज देयर, आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा उस नाड़ी में क्या हो रहा है ऐसा, जो ऐसा रेगुलरली इरेगुलर पल्स आ रही है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी स्थिति आपको मैं दिखाता हूँ, गौर से देखिएगा। और एक तो स्थिति ये हो गई, और एक स्थिति ये हो गई, पहली आई, दूसरी भी आई, तीसरी भी आई, चौथी नहीं आई, पांचवी आ गई, पांचवी आ गई, फिर आपको सातवीं आ गई, छठी गायब हो गई, सातवीं आ गई, सातवीं आ गई, फिर आठवीं गायब हो गई, फिर आठवीं भी गायब हो गई, फिर 9वीं भी गायब हो गई, 10वीं आ गई, फिर 11वीं आई नॉर्मल, फिर 12वीं भी नॉर्मल आई, फिर 13वीं गायब हो गई, फिर 14वीं आ गई, फिर 14वीं आई। तो ये एक पैटर्न दिख रहा है। इस पैटर्न में आपको एक चीज है, इस ऊपर वाले पैटर्न से एक डिफरेंस है। ऊपर एक पता है आपको कि हर दूसरी के बाद तीसरी पल्स मिस कर रही है। यानी पहले दूसरी नॉर्मल आ रही तो तीसरी मिस कर रही है, फिर चौथी पांचवी नॉर्मल आ रही है तो छठी मिस कर रही है, फिर सातवीं आठवीं नॉर्मल आ रही है तो 9वीं मिस कर रही है। पर यहाँ आपको पैटर्न पता नहीं है। पहली आई, दूसरी आई, और फिर आपने देखा कि तीसरी भी आई पर चौथी मिस हो गई, फिर पांचवी आई तो छठी मिस हो गई, फिर सातवीं आई तो फिर आठवीं भी नहीं आई, 9वीं भी नहीं आई, फिर 10वीं आई, फिर 11वीं भी रेगुलर आ गई, फिर 12वीं आ गई, फिर 13वीं मिस हो गई। इसको बोलते हैं रेगुलरली इरेगुलर पैटर्न। इसका नाम है रेगुलरली इरेगुलर पैटर्न। ये लगातार एक हमें इरेगुलर पैटर्न यहाँ मिल रहा है, इसको बोलते हैं रेगुलरली इरेगुलर पैटर्न। यानी आपने नाड़ी में दो चालें देखी आपने, एक तो निश्चित समय के बाद निश्चित अंतराल पर मिसिंग होना पल्स का, और एक कोई निश्चितता नहीं होनी जो पल्स के मिसिंग होने पर। तो यानी रेगुलर इंटरवल पर इरेगुलर आना रेगुलरली इरेगुलर कहलाता है, और जबकि इरेगुलर होना, हर इरेगुलर इंटरवल पर इरेगुलर होना, इरेगुलरली इरेगुलर कहलाता है। हम अपने जीवन में भी ऐसे होते हैं। कुछ लोग पढ़ने आते हैं और वो रेगुलरली बीच बीच में एक आध लेक्चर स्किप करते हैं, वो एक रेगुलरली इरेगुलर है। और कुछ तो पता ही नहीं है कब स्किप कर जाएंगे, तो इरेगुलरली इरेगुलर है। तो रेगुलरली इरेगुलर फिर भी एक डिसिप्लिन है, पर इरेगुलरली इरेगुलर में कोई डिसिप्लिन नहीं है। इसको बोलते हैं क्रेजी, वो क्रेजी पल्स कहलाती है। इसी पल्स का नाम है क्रेजी पल्स, यानी मदमस्त पल्स, किसी से कोई परवाह नहीं है इसको, ये क्रेजी पल्स है। जीवन में भी हम ऐसा आचरण करते हैं कभी कभी, जब हम किसी की परवाह नहीं करते तो उसको हम क्रेजी पल्स कहते हैं। तो एक तो आपको ये दो पैटर्न मिलता है देखने को, और इन दोनों पैटर्न पे जो क्रेजी पल्स होती है, ये वात और पित्त दोनों नाड़ियों पर आपको सामान्य रूप से देखने को मिलती है।
यानी आपको इंडेक्स और मिडिल फिंगर के नीचे ये मिलती है। और इरेगुलरली इरेगुलर पल्स, रेगुलरली इरेगुलर, और ये इरेगुलरली लगाओ इसके आगे इरेगुलरली, इरेगुलरली इरेगुलर, इरेगुलरली इरेगुलर, वो रेगुलरली इरेगुलर थी। इरेगुलरली इरेगुलर पल्स जो है वो जनरली जो मोबाइलिटी जहाँ पे मिल रही है यानी इंडेक्स और मिडिल फिंगर के बीच में मिलेगी। और रेगुलरली इरेगुलर को भी आप जो है वो जनरली आप पित्त और कफ पे और वात तीनों पर एक्सेस कर सकते हो इसको। और नीचे वाले को आप जनरली वात और पित्त पर एक्सेस कर सकते हो। ये खासकर जो निचली वाली पल्स है वो मिलती है आर्टेरियल फ्लटर, आर्टेरियल फ्लटर बोलते हैं, आर्टेरियल फ्लटर, आर्टेरियल फ्लटर की स्थिति में ये वाली पल्स आपको मिलती है जनरली, आर्टेरियल फ्लटर, फ्लटर। और जो आर्टेरियल फ्लटर की स्थिति होती है वहाँ पर ये मिलती है। और ऊपर वाली स्थितियाँ जो बताई मैंने, पहली दूसरी आई, तीसरी नहीं आई, चौथी पांचवी आई, छठी नहीं आई, ये जनरली अलग अलग कंडीशंस होती है। यदि आपको जो है वात खुद मदमस्त हो गया है, अपने कंट्रोल से बाहर हो गया है, तब ऐसी पल्स मिलती है। या फिर कफ ने जो है वो वात को ब्लॉक किया है तब भी ऐसी पल्स मिलती है। या फिर पित्त ने वात को ब्लॉक किया है तब भी ऐसी पल्स मिलती है। तो ये सभी कंडीशंस में ये इस प्रकार की पल्स आपको रेगुलरली इरेगुलर मिलती है। तो ये आपको आगे जब आप आगे पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे। इरेगुलर पैटर्न कौन से दोष में मिलता है? इरेगुलर पैटर्न जो है वो जनरली आपको ये पैटर्न वात और पित्त के नीचे उंगलियों पे मिलता है, क्योंकि दोनों की ही गति को आप फील कर सकते हैं। चंद्रकांत श्रीनिवास जी, ठीक है ना। और इरेगुलरली इरेगुलर लगा दिया, उसमें आई लिख दिया मैंने, वो गलत, वो छूट गया था, वो आई छूट गया था कृष्ण चापा गाई जी, वो देख लिया मैंने और उस पर लगा दिया आई, है ना। चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपको ये बातें बताई, तो आगे चलें, आगे हम अब आपको बताते हैं कि ये तो चीज़ें आपने पढ़ी होगी, ये भी आपने समझा होगा। देखो, दो प्रकार का पैटर्न है मेरे दो डॉक्टर्स, दो तरह का पैटर्न है। एक तो हर मालूम है कि आपको हर दूसरी बीट के बाद तीसरी चौथी बीट नहीं आएगी, पांचवी आएगी, छठी आएगी, फिर सातवीं आठवीं गायब हो जाएगी, फिर नौवीं आएगी, दसवीं आएगी, ग्यारहवीं बारहवीं गायब हो जाएगी, तेरहवीं आएगी, चौदहवीं आएगी, पंद्रहवीं सोलहवीं गायब हो जाएगी। ये एक पैटर्न है जिसको आप रेगुलर देख रहे हो, और रेगुलर इंटरवल पर जो है वो इरेगुलर पैटर्न मिल रहा है, यानी कि मिसिंग मिल रहा है, उसको बोलेंगे रेगुलरली इरेगुलर। और एक पैटर्न ऐसा है, मिसिंग वहां पर भी है पर कोई पता नहीं कि कब वो मिस हो रही है, उसको इरेगुलरली इरेगुलर कहते हैं। हाथ से मेंटेन करें। तो देखिए, पहला वाला जो आप देखेंगे, फर्स्ट वाला जो आप देखेंगे, तो आप उसमें क्या करना है, आपने आपने ध्यान देना है कि आपने पहला वाला पैटर्न देखने के लिए आपने पहले तो की उंगली पर आप अपना उंगली रखेंगे, फिर पित्त की उंगली पर रखेंगे, फिर कफ की उंगली पर रखेंगे। और आप क्या अनुभव करेंगे, पहले तो आप नाड़ी को, आप जनरली जो नाड़ी फील करते हैं वो वात और पित्त की नाड़ी को आप आसानी से फील कर लेते हैं। कभी कभी आप वात की नाड़ी को फील नहीं कर पाते हैं, तब भी आप पित्त की नाड़ी को फील करते हैं। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि वात बढ़ा हुआ है और वो वात जो है वो अपने अपने इतनी वृद्धि को प्राप्त है कि आपको इतना वात की नाड़ी की जो गति है, जो सर्पिल गति वो इतनी फील हो रही है, और वो इतनी इतनी अधिक जो है वो मूवमेंट में फील हो रही है। आप याद करो कि एक सोचो कि एक सर्पिल गति इतनी बढ़ गई है कि वो बगल में गति करने वाले मेढक और बगल में चलने वाले स्वान को भी उसने दबा दिया है। और वो इतना दबा दिया है कि अब वो गति कुछ निश्चित अंतराल पर आपको फील नहीं हो रही है, तो वो गति रेगुलरली इरेगुलर कहलाती है। एक तो स्थिति वो है। दूसरी स्थिति वो, मैं जरा सा नाड़ी पर गौर करो, देखो मैं देख रहा हूं। दूसरी स्थिति वो है कि जो हंस वाली नाड़ी है वो इतनी ज़्यादा वृद्ध हो गई है, वहाँ पे कफ, या तो वो गजगति को प्राप्त हो गई है, और वो हाथी इतना ज़बरदस्त मदमस्त हो गया है कि वो अब देख ही नहीं रहा कि उसके आगे कौन आ रहा है। उसके आने वाली मंडूक गति भी उसके सामने मंद पड़ चुकी है। वो मेढक क्या बेचेगा उसके सामने जब हाथी सामने पीछे से चलेगा, और फिर आगे सांप की क्या औकात है। ऐसी कंडीशंस में भी नाड़ी पर पूरी तरह से उसका प्रभाव आता है, और कतिपय नाड़ी किसी रेगुलर इंटरवल पर मिस करती है, और कफ दोष प्रधान नाड़ी संभवतः गज गति या फिर और दूसरे पैटर्न पर नाड़ी वहां पर आपको देखने को मिलती है। इसी प्रकार तीसरी स्थिति एक ऐसी होती है जब पित्त दोष इतना बढ़ जाता है कि वो बात को ऑब्स्ट्रक्ट कर लेता है, यानी मंडूक इतना तेज उछलता है कि उसके सामने सांप की गति का एहसास ही नहीं होता,
और ऐसी स्थिति में भी कुछ निश्चित अंतराल पर नाड़ी मिस होती है। ये तीनों कंडीशंस रेगुलरली इरेगुलर पैटर्न कहलाती है। मेरी समझ में आ गई बात? मैंने तो पूरी नाड़ी बस करो उसको, आई समझ में बात? देखो आपको दिखाया नाड़ी, मैं तो नाड़ी में घुस गया था अंदर, मुझे तो सांप भी दिख रहा था उधर पर, हम मुझे वो हाथी भी चलता हुआ दिख रहा था। जब तक आप उसमें जाओगे नहीं ना, उसके अंदर प्रवेश नहीं करोगे, तो अर्थ अगर गज गति कही जा रही है, ये मैं करता हूँ, मुझे पूरा कंसंट्रेशन देना पड़ता है उसमें। राइट इन, प्लीज राइट, प्लीज राइट इन सीजे। ओके 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 ओके, इसको मैं लिख देता हूँ। चलिए मैं इधर बोर्ड पे लिख देता हूँ, वहाँ यहाँ समझ में आएगी आपको बात। देखिए कभी कभी ऐसी स्थिति है कि जो आपकी ये तीनों उंगलियों पर आपकी नाड़ी फील हो रही है। मैं आपको उंगली बनाता हूँ, ये आपका, ये आपकी रिंग फिंगर है, ये आपकी मिडिल फिंगर है, और ये आपकी इंडेक्स फिंगर है। अब देखिए पैटर्न, और पता है आपको, जब आप स्पाइक देखते हो, स्पाइक कैसा होता है पैटर्न? देखो स्पाइक का पैटर्न देखो, ये यही होता है ना पैटर्न। ये वार, क्या हो गया, इंडेक्स है, उल्टा हो गया। ये सर्पिल गति, ये वार, ये पित्त, और ये ऐसा, ये कफ। जनरली ये पैटर्न आपको देखने को मिलता है। एम आई राइट? ये इस ग्राफ से आप सहमत हो या नहीं हो, बताओ? यही पैटर्न मिलता है। ये बीच वाला स्पाइक जो है ये पित्त में मिलता है, ये आपको कफ वाला स्वान लाइक मूवमेंट ये आपको रिंग पे मिलता है, और ये एस लाइक स्मॉल थ्रेड आपको जो है ये आपको वात के नीचे मिलता है। जनरली ये एवरेज आप ये फील करते हो। आप एग्री करते हो इससे, नहीं करते हो, बताओ? ऐसा मिलता है ना कमलजीत जी, मिलता है ऐसा? तो ये पैटर्न आपको लगातार मिलता है और इसी पैटर्न को आप एक्सेस करते हो। ये बीच में डिस्टेंस पे मत गौर करना, ये डिस्टेंस मैंने डायग्राम बनाने के लिए ज़्यादा लिया है, इतना डिस्टेंस हम नहीं रखते हैं, है ना। ये डायग्रामेटिक वे में प्रेजेंटेशन के लिए मैंने आपको बताया। तो आपको एक पैटर्न मिलता है, इस पैटर्न में आपने देखा। अब इसी पैटर्न में आप देखो, अब इसी पैटर्न में क्या हो रहा है। इस पैटर्न में एक स्थिति ऐसी आ रही है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे अब मैं आपको इसी में मैं क्लियर करता हूँ, इरेज करता हूँ मैं इसको। अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें हो क्या रहा है, एक कंडीशन आ रही है जिसमें वात जो है, वात का जो पैटर्न है, मैंने आपको बताया था कि वात का पैटर्न जब डिरेल होता है, ज्यादातर वो जलोका गति जैसी गति पकड़ लेता है। ये ऐसी गति इसने पकड़ ली, और जो इसका स्पाइक है, ये कहीं ना कहीं जो ये सिंगल स्पाइक जा रहा था पित्त का, इस स्पाइक को भी ओवरलैप, और इधर चलते 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 ये यहाँ तक कफ को तक इफेक्टेड कर लेता है। वो इसी के फिंगर के नीचे पल्स फील होती है, और इसको हम कहते हैं कि वात की अनियंत्रित गति, अनियंत्रित गति का वात हो गया। अब ये वात क्या करेगा, ये वात करता क्या, नाड़ी अपनी उंगली के नीचे फील होना चाहिए, वो फीलिंग को प्रभावित कर देता है, और इस इंटरवल पर आपको जो है पल्स वो मिस करती है। तो एक तो कारण ये होता है, एक कारण वात की अनियंत्रित गति, जो वात जो था एक रिदमिक पैटर्न में बढ़ाते हुए वो आगे तक चला जाता है, कफ तक चला जाता है,
इसीलिए आपको वात के अलावा किसी और चीज का एहसास ही नहीं होता। अपने 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 आप को लहराते हुए इतनी तेजी से भागता है वो कि आने वाले सामने मेढक और श्वान को का आपको एहसास ही नहीं होता। बिल्कुल फड़फड़ाते हुए जाता है वो बहुत तेजी से। तो एक तो स्थिति ये होती है, इस स्थिति में भी मिस करती है एक रेगुलर इंटरवल पे। दूसरी स्थिति पे बात करते हैं। हम दूसरी स्थिति की बात करते हैं। दूसरी स्थिति क्या होती है, ये आप इंडेक्स, मिडल और आपका रिंग फिंगर है। एक स्थिति ये होती है कि जो कफ है, जो कफ की जो नाड़ी है, वो अब उसने अपना पैटर्न बदल लिया। आपने पढ़ा था कि कफ की नाड़ी का जनरली पैटर्न ऑब्स्ट्रक्शंस या फिर लिम्फोस होती है। वो गति इस प्रकार की गति होती है, आप देखो वो गति की होती है, दिखा रहा हूं आपको, एक मिनट। वो गति ऐसी पकड़ती है। अब वो गति यहाँ पे आने वाली, यहाँ पे आने वाली, ये दूसरी जो गति जो आपको इसके साथ में यहाँ पे पित्त का स्पाइक जो आता है और यहाँ पे जो वात का स्पाइक आता है, ये दोनों स्पाइक इसकी गति के सामने वो इसी की गति के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और इन गतियों का आपको एहसास ही नहीं होता। जो गतियाँ यहाँ पर सामान्य रूप से आती हैं वो गतियों का आपको एहसास नहीं होता और अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि कफ दोष ने वात दोष को, वात दोष की गति को अवरुद्ध कर दिया। वात दोष की गति को अवरुद्ध कर दिया। अवरुद्ध करना, एक तो ये पैटर्न है, यानी कि जब कफ दोष बढ़ करके वात दोष की गति को अवरुद्ध करता है तब भी एक निश्चित अंतराल पर कफ प्रधान नाड़ी तो हमें मिलती है पर वो एक निश्चित अंतराल पर मिस करती है। दूसरी स्थिति ये हुई। और तीसरी स्थिति ये होती है कि जब यही पित्त दोष बढ़ करके, यानी पित्त दोष इतना ज्यादा बढ़ जाता है, ये स्थिति तीसरी स्थिति है जो मैं आपको बता रहा हूं। थर्ड कंडीशन इज दैट, तीसरी स्थिति में ये पित्त दोष इतना अधिक बढ़ता है, इसकी वृद्धि इतनी अधिक होती है। ये डायग्राम मिट गया है, चलो मैं इसको दोबारा कंप्लीट करता हूं। अब ये तीसरी स्थिति ये होती है कि जब ये पित्त की गति इतनी इतनी ऊंची हो गई है कि ये अगली नाड़ी तक ये कवर कर रही है और यही आपको पित्त का जो स्पाइक है, जो स्पाइक का जो स्पाइक है, ये आपको इतना बड़ा हो गया कि वात की भी इसको अवरुद्ध कर दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी आपको प्रायशः वात के स्थान तक पित्त की नाड़ी का एहसास होता है और ऐसी नाड़ी भी सामान्य रूप से एक निश्चित अंतर पर अवरुद्ध होती है। ये तीन स्थितियां आपको मिलती है रेगुलरली इरेगुलर पल्स में। यदि मेरी बात आपको समझ में आ गई हो तो आप बताइए। मैंने आपको डायग्राम से बताने का प्रयास किया, यानी ये तीनों स्थितियां इरेगुलरली इरेगुलर वॉइस आ रही है तो आएगी, मेरी वॉइस नहीं आ रही है, अब ये क्या समस्या है? अब आ रही है, इज इट क्लियर? अभी तक कुछ भी नहीं आया, मेरा बनाया हुआ सब कुछ नहीं दिखा आपको? मेरा चार्ट बनाया हुआ डायग्राम दिखा? अरे दिखा ना, अरे मैंने इतनी मेहनत से बनाया डायग्राम भाई। चलो, नो गेटिंग वॉइस क्लियरली, नेटवर्क का कुछ इश्यू रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं। मैंने ये बताया कि तीन स्थितियां हैं, मैंने ये बताया कि तीन स्थितियां हैं। एक स्थिति वो स्थिति है जब आपका वात दोष आपके कंट्रोल से बाहर चला गया है। वात दोष आपके कंट्रोल से, डायग्राम दिखा ना आपको? बस डायग्राम दिखना चाहिए, मैंने मेहनत डायग्राम बनाने में की थी। तो मैंने आपको बताया कि एक स्थिति वो है, आज नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रही है मुझे लग रहा है, क्योंकि बीच बीच में जो नेटवर्क लैग कर रहा है। इट्स यस, लो सिस्टम रिसोर्सेज may affect your audio. Why the closing some applications? मैं देखता हूँ कोई और एप्लीकेशन तो नहीं खुला हुआ है, एक मिनट, और कोई एप्लीकेशन तो खुला नहीं है। चलिए, अभी अभी आ रही है आवाज मेरी? नाउ इट्स ओके। तो यस सर दिखा। तो वात अनकंट्रोल कफ वात ब्लॉक पित्त वात ब्लॉक, आ तो क्या समझ में आवनिका गुंजियाल जी को? यही तो समझा रहा था मैं।
मेरी बात आप तक पहुंच गई तो फिर हो गया काम। मेरी मेरी वॉइस इरेगुलरली इरेगुलर आ रही थी, पर आपने तो पकड़ लिया ना जो मैंने समझाया, तो मेरा काम तो पूरा हो गया। जब मैंने आपको समझा दिया तो मेरा काम पूरा हो गया, यानी आप समझ में आ गया आपको, यही तो हम चाह रहे हैं। यानी आपको समझ में आ गया जो मैं बताना चाह रहा था। तो यानी कि आपको दोनों ही तरह की स्थितियां एक ऐसी स्थिति में मिलती है जब आपकी पल्स एक निश्चित इंटरवल पर जाती है। वेरी डिफिकल्ट टू हेयर फ्रॉम स्टार्टिंग, व्हाट कैन आई डू। सोनिया जी, मैं तो अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, मैंने आपको समझाने में पूरी पूरी झोंक रखा है पूरा एनर्जी, पर क्या करूं, मैं आप तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। कुछ लोगों तक पहुंच पा रहा हूं, कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। शायद नेटवर्क का कुछ इशू है। ये किस किस केस में मिलेगी? अभिषेक जी अभी रुक जाओ, अभी वहां पे नहीं जाना है, अभी उस रास्ते पर जाना नहीं है। अभी तो जाना है कि ऐसा होता है, मैं बताता हूँ आपको ऐसा कब कब होता है। अभी उस रास्ते पर जाएंगे तो फिर रास्ता कठिन नजर आएगा। अभी तो इतना जानो कि ऐसा होता है और ऐसा मिलता है, और ऐसा आपको मानना पड़ेगा क्योंकि ऐसा होता है। और तीसरी जो चीज़ मैंने बताई कि इरेगुलरली इरेगुलर, जब एक ऐसी स्थिति होती है, जब क्रेजी पल्स की स्थिति होती है, यानी वात और पित्त दोनों ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ऐसे में दोनों, चूंकि दोनों मोबाइल हैं, आपको पता है कि दोनों की गतियां आपको फील होती है, और ऐसी स्थिति में एक निश्चित इंटरवल पर नहीं, एक अनिश्चित इंटरवल पर पल्स मिस करती है। एक आएगी, दूसरी गायब, तीसरी आई, चौथी आई, पांचवी आई, छठी गायब, छठी आई, सातवीं आई, आठवीं आई, नौवीं गायब, 10वीं आई, 11वीं आई, 12वीं आई, 13वीं गायब। हो सकता है मेरी डायग्राम बनाने में शायद नेटवर्क पे लोड पड़ गया होगा और इस वजह से वॉइस ब्रेक हो रही होगी। सो आई गॉट इट एवरीथिंग बट नॉट लास्ट डायग्राम। लास्ट डायग्राम नहीं समझ में आया तो मैं फिर दोबारा बता दूंगा। ये यूट्यूब पे लाइव है, आप जाके देख लेना। आई थिंक उस पर ये रिकॉर्डेड होगा ये डायग्राम। सोनिया जी, ये शायद यूट्यूब पर आप इसको पूरा एग्जैक्टली इस सेशन को देख सकते हो, वहाँ पे ये पूरा सेशन चल रहा है लाइव इस समय। जो आपका पोर्शन छूट गया हो आप रिवाइंड करके वहाँ देख लेना। करेक्ट, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, इसको मैंने रिकॉर्डेड कर रखा है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आपकी इजाजत हो तो आगे चलें, चलें आगे। चलिए मैं देख लेता हूँ, आई एम चेकिंग इट, क्या ये यूट्यूब पे चल रहा है नहीं चल रहा है। आई थिंक ये चल रहा है क्योंकि वहाँ पे मैंने इसको लाइव किया हुआ है। इट इज़, ये यूट्यूब पे लाइव है, चल रहा है, इट्स ओके, इट्स गोइंग लाइव, सो दैट्स यू कैन जस्ट गो एंड रिकॉर्ड इट। ये देखो ये आ रहा है यूट्यूब पे, दिस इज ऑलरेडी इन द यूट्यूब, सो यू कैन गो, और आप वहाँ पे इसको दोबारा देख लेना, जो आपका पार्ट मिसिंग होगा वो देख लेना आप। सर प्लीज क्लैरिफाई द दोसाज सेपरेटली इन रेगुलरली इरेगुलर एंड इरेगुलरली रेगुलर। इरेगुलरली इरेगुलर एंड रेगुलरली इरेगुलर दो चीजें हैं। रेगुलरली इरेगुलर, रेगुलर इंटरवल पर, रेगुलर इंटरवल पर, रेगुलर इंटरवल पर मिस होने वाला पल्स, रेगुलर इंटरवल पर मिस होने वाला पल्स, और इरेगुलर इंटरवल पर इरेगुलरली मिस होने वाला पल्स। दो स्थितियां हैं कमलजीत जी। एक में क्या हो रहा है, एक निश्चित पैटर्न आपको मिल रहा है इरेगुलरिटी का, जो रेगुलर इंटरवल पे मिल रहा है, उसको बोलेंगे रेगुलरली इरेगुलर। यानी पहली दूसरी आई, तीसरी गायब हो गई, फिर चौथी पांचवी आई, फिर छठी गायब हो गई। यानी ए बी, फिर सी गायब है, तो फिर ए बी, फिर सी गायब है। ये एक रिदम बन रहा है ना, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? एक पैटर्न है उसका, रेगुलरिटी है उसमें, मिसिंग है, पर एक निश्चित, आपको पता है कि पहली दूसरी आई है, तीसरी गायब हो जाएगी, चौथी पांचवी आएगी तो फिर छठी गायब होगी, छठ सातवीं आठवीं आएगी तो नौवीं गायब हो जाएगी। ये जो होता है इन्वॉल्वमेंट, इसमें जनरली जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो तीन स्थितियां बनती है। पहली स्थिति बनती है कि जब वात अनियंत्रित हो जाए, दूसरी स्थिति बनती है कि जब वात को कफ दोष अवरुद्ध कर दे, और तीसरी स्थिति बनती है कि जब पित्त दोष वात को अवरुद्ध कर दे। यानी पहली स्थिति वात खुद ही अनियंत्रित हो गया, दूसरी स्थिति ये बनी कि वात को कफ ने अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया, भैया तू मत कर काम, और पित्त ने जो है वो वात को अवरुद्ध किया। ये तीन स्थितियां बनती है जो रेगुलरली इरेगुलर पल्स में दिखती है। बात समझ में आई कमलजीत जी? कमलजीत जी, रेगुलरली इरेगुलर में तीन स्थितियां। अब आइए इरेगुलरली इरेगुलर, इरेगुलरली इरेगुलर जो हर इरेगुलर इंटरवल पर गायब हो जा रही है, पता ही नहीं है उसका, पहली आएगी दूसरी आई,
तीसरी चौथी गायब हो गई, पांचवी आई, छठी आई, सातवीं आई, फिर आठवीं गायब हो गई, फिर नौवीं आई, 10वीं आई। तो ऐसी स्थिति कब मिलती है? ऐसी स्थिति तब मिलती है, सुक्रेजी पल्स बोलते हैं। ऐसी स्थिति में वात और पित्त दोनों नाड़ियां इन्वॉल्व होती है। वहां पे क्या देखा आपने इन्वॉल्व? एक या तो फिर वात ही वात हुई, जब वात में जो है केवल वात बढ़ गया तो मामला गड़बड़ हो गया, बाकी पित्त और कफ ठीक था पर वात गड़बड़ा गया, वात अपने नियंत्रण को खो दिया। दूसरी स्थिति आपने देखी, कफ ने जो है अपना इतना स्थिति बढ़ा ली कि वात को अवरुद्धित कर दी, तो कफ का इन्वॉल्वमेंट हुआ। और तीसरी कंडीशन की पित्त जो है इतना बढ़ गया कि उसने वात को अवरुद्धित कर दिया। तो ये तीनों कंडीशंस पहली स्थिति में मिली थी, जिसे रेगुलरली इरेगुलर कहते हैं। इरेगुलरली इरेगुलर में दो दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है, या आइदर वात एंड पित्त, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, वात और पित्त दोनों ही इन्वॉल्वमेंट होता है। अच्छी किससे हो सकती है ये नाड़ी विज्ञान में हम नहीं बताएंगे, हमें नहीं पता। यहाँ तो हम डायग्नोसिस की बात करेंगे केवल, यहाँ तो केवल आपको बताना है कि भैया ऐसा होगा तो ये बीमारी होगा, विषय से इतर नहीं जाएंगे, है ना, विषय से इतर नहीं जाएंगे यहाँ पे। हम हालांकि जानते हैं सब कुछ, पर यहाँ पर विषय तक सीमित रखेंगे, तभी आपको आनंद आएगा उसको पढ़ने का। तो यहाँ हमारा जो फोकस है वो केवल डायग्नोसिस तक रहेगा, और डायग्नोसिस के कंसर्न में कोई चीज़ें अगर आपको आएगी तो उस चीज़ को हम बताएंगे। तो आपने देखा कि इरेगुलरली इरेगुलर का मतलब ये हुआ कि जो है दो दोषों का इन्वॉल्वमेंट है, और उसमें भी विशेष रूप से जो मोबाइल दोष हैं वो वात और पित्त हैं, उन दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। और पैटर्न जो है वो पता नहीं है आपको कौन सी पल्स मिस होगी, और जनरली ऐसी कंडीशंस आर्टेरियल फ्लटर की स्थिति में मिलती है, जो मैंने आपको बताया। तो ये हमने रिदम देखा, ये नाड़ी की ताल देखी, तो ताल भी देखनी पड़ती है नाड़ी की। केवल नाड़ी का स्पंदन, वात पित्त कफ देख लेना, मयूर गति देख लेना, गज गति देख लेना है, यही काफी नहीं है आपको। यू शुड हैव टू विजिल अबाउट द रिदम ऑफ द नाड़ी, यानी मिसिंग तो नहीं है, लगातार तो नहीं है, रिदम में आ रही है कि नहीं आ रही है, या फिर रिदम में आ रही है तो निश्चित अनिश्चित इंटरवल पर रिदम लूज तो नहीं कर रही। ये स्थितियां भी आपको नाड़ी में बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज को बताती हैं। आगे चलें आपके आदेश हो तो आगे हमने रिदम पे बात की, अभी हम केवल बेसिक चीज़ें जानेंगे। हम लेवल 1 पे हैं, लेवल 2 में हम जानेंगे तो ये पैटर्न बहुत बड़ा हो जाएगा, इसका आयाम बहुत विस्तृत हो जाएगा, ये बहुत एलेबोरेटिव हो जाएगा। इसीलिए अभी अपने आप को वहीं तक कन्फाइंड रखो जहाँ तक हमने अभी आपको बताना है कि ये भाई नाड़ी है, ये हवाई जहाज़ है, इसमें इतने लोग बैठते हैं, ये कॉकपिट है, ये इसमें जो है यहाँ पे क्रू मेंबर्स बैठते हैं, यहाँ पे यात्री बैठते हैं, यहाँ पे पीछे लगेज रखा जाता है। अभी मैं ये बताने लग जाऊं कि ये स्विच आपको ऊपर टेक ऑफ में मदद देगा, ये आपको ऑटो पायलट मोड में रखेगा, सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। गज गति आपने किस कॉन्टेक्स्ट में मेंशन किया था? गज गति मैंने किसी कॉन्टेक्स्ट में अभी मेंशन नहीं किया था। मैंने बताया था कि यदि कफ दोष की वृद्धि हो जाए, और कफ दोष यदि इतना बढ़ जाए कि वो जा करके वात को भी रोक दे, तो वो पैटर्न कैसा होगा? रेगुलरली इरेगुलर होगा, रेगुलरली इरेगुलर होगा। मैंने ये बताया था आपको, ठीक है, रेगुलरली इरेगुलर, रेगुलरली इरेगुलर, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, रेगुलरली इरेगुलर, ठीक है ना। चलिए अब रेगुलरली इरेगुलर और इरेगुलरली इरेगुलर से बाहर आते हैं। ये सुनने में बड़ा एक जैसा लगता है, पर कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो रेगुलरली इरेगुलर है वो सामान्य रूप से कई बार मिलता है, लेकिन जो इरेगुलरली इरेगुलर है वो पैटर्न एक निश्चित बीमारियों में मिलता है, जिनमें आर्टीरियल फ्लटर एक कॉमन कंडीशन है। अब आपने सब कुछ देख लिया, अब जो आगे की स्थिति आ रही है वो और भी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बल, फोर्स। अब हम नाड़ी में हम बल देखेंगे, फोर्स देखेंगे कि नाड़ी के फोर्स कैसा है, वो टकरा रही है आपकी फिंगर से, तो वो किस प्रकार से आपको टकरा रही है, वो किस प्रकार से आपको फीलिंग दे रही है, इसको बोलते हैं बल। रेट, रिदम, फोर्स एंड वॉल्यूम निश्चित है मॉडर्न में भी हम देखते हैं। तो रेट की बात हमने कर ली थी, आज हमने रिदम की बात भी करी, तो अब फोर्स की बात तो करना ना भाई, हम पढ़ेंगे तो उसको उसी हिसाब से ना। अगर हम हर जगह नाड़ी विज्ञान विद्योतनी टीका के सूत्र गाते रहेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो हमने उसको चीज़ों को अपने मूल ग्रंथ और विज्ञान दोनों के साथ साथ में लेके चलना होगा। तो आगे हम चलते हैं, और हमारे शास्त्रों में भी ये वर्णन किया गया है, जो मैं बता रहा हूँ ये सब रेफरेंस कोटेड चीज़ें हैं। तो अब आपको मैं बताता हूँ क्या होता है बल। तो बल क्या होता है, उसको बोलते हैं बल।
अपने बल को आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। हनुमान जी को जब अपने बल का याद कराया तब हनुमान जी जो है वो गए। तो बल क्या है? बल वही है जो नाड़ी, यानी जो अपनी हमारी उंगलियों के नीचे जो नाड़ी प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो हम कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी जब ब्लड किसी भी हॉलो पाइप से बहता है तो वहाँ आपने पढ़ा होगा, बल बहता है तो बल अंदर की तरफ भी दलकता है और रिवर्ट बैक बल बाहर की तरफ भी लगता है। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? मार्गी जी, जब कोई भी चीज बल बह रही है किसी भी पाइप पे तो एक बल उसके उस लिक्विड पे भी लग रहा है और एक अपोजिट बल लिक्विड जो है वो दीवार पे भी लगा रहा है। और जो दीवार पे लगा रहा है, जो बल दीवार पे लग रहा है, आप उसी बल को फील करते हो अपनी उंगलियों पर। आपको कौन सा बल फील होता है? वही बल जो पीछे की तरफ प्रतिक्रिया के रूप में आ रहा है। जो प्रतिक्रिया के रूप में आ रहा है उसी बल को आप अपनी नाड़ी में एहसास करते हो, उसी को आप एज्यूम करते हो। तो हम कह सकते हैं कि बल हमेशा ध्यान रखना, सिस्टोल और डायस्टोल, सिस्टोल और डायस्टोल। हर सिस्टोल यानी एक बार फेंका, ब्लड को हार्ट ने फेंका और एक बार रिसीव किया, दोनों में ही फोर्स लग रहा है, सिस्टोलिक फोर्स एंड डायस्टोलिक फोर्स। द फोर्स टू प्रोपेल द ब्लड इन द हार्ट and the force to receive the blood from the vein. Both the forces we can access it in the pulse, and that is known as the systole and diastolic pulse. पता है आपको, आपने पढ़ा होगा। इसी का नाम क्या है? सिस्टोलिक पल्स, सिस्टोलिक फोर्स, सिस्टोलिक फोर्स एंड डायस्टोलिक फोर्स, डायस्टोलिक फोर्स। ये आपने पढ़ा है। ये दो प्रकार के बल सामान्य रूप से आपको लगते हैं, इसी को बल कहते हैं। और इसी क्या कहते हैं? इसी का अंतर जो है, द सिस्टोलिक फोर्स प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर का जो डिफरेंस है, जो रेशियो है, यानी जो डिवीजन है, वो हम क्या कहते हैं? यानी मान लो किसी का 120 mmHg सिस्टोलिक आ रहा है प्रेशर और उसी का जो है डायस्टोलिक आ रहा है 70 mmHg, है ना? तो ये आ रहा है। तो जो एक्चुअली जो जो प्रेशर लग रहा है दीवार पर, वो क्या होगा? उसको बोलते हैं पल्स प्रेशर। वो कितना होगा? वो 50 mmHg होगा। पढ़ा होगा आपने, ये पढ़ा है ना? ये डिफरेंस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताओ? द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक फोर्स इज नोन एज पल्स प्रेशर। ये तो पढ़ा होगा आपने, सब ने पढ़ा होगा ये, है ना? ये अल्टीमेट पल्स प्रेशर है 50 mmHg का। यानी किसी का सिस्टोलिक अगर 120 है और 70 mmHg उसका डायस्टोलिक है तो 50 घटा दो, 70 20 70, 70 में 50 जोड़ दो तो 120 हो गया। नहीं तो इस प्रकार से ये जो डिफरेंस है ये पल्स प्रेशर कहलाता है। और ये जो है, ये जो पल्स, यही आपको प्रेशर जो है वो आपको उस आपकी जो स्पंदन प्रेशर है वो आप फील करते हो। तो हम कहेंगे कि ये कभी कभी तो बहुत हाई होता है। यानी अगर अगर ये बहुत हाई है, यदि बहुत हाई है, पल्स प्रेशर बहुत ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि देयर इज अ हार्ट इज इन वेरी स्ट्रेसफुल कंडीशन, बहुत तनाव में है हार्ट। और यदि पल्स प्रेशर बहुत नीचे जा रहा है तो हार्ट जो है वो काम ही नहीं कर रहा है। हम दो चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं देयर इज हम कह सकते हैं कि अगर बल बहुत कम है, पल्स प्रेशर बहुत कम है, इसका मतलब है कि वात दोष जो है वो क्षय की अवस्था है। और जो है वो वात दोष के क्षय की अवस्था है, हम कह सकते हैं। ये एक सामान्य रूप से आप समझ सकते हैं कि यदि यदि आप मान लो कि किसी का, यानी हम पल्स प्रेशर को हम बल कह सकते हैं। यानी व्हाट इज बल? यू कैन से इट द पल्स प्रेशर। जो ना हमको जो बल का एहसास हो रहा है वो पल्स प्रेशर है। वो एक्चुअली क्या है? वो पल्स प्रेशर है। अगर मान लो किसी का सिस्टोल 70 है, किसी का सिस्टोल 70 mmHg है और डायस्टोल 60 mmHg है, तो पल्स प्रेशर कितना हो गया ऐसी कंडीशन में? व्हाट इज द पल्स प्रेशर? 10 mmHg हो गया। नहीं, 10 mmHg हो गया। यानी क्या हो गया ऐसी स्थिति में?
10 mmHg का पल्स प्रेशर हो गया, यानी कि ये इतना कम है कि अब आपका हार्ट काम ही नहीं कर पा रहा है, प्राण ऑक्सीजन को कैरी ही नहीं कर पा रहा है ब्रेन तक में, बहुत पल्स फीबल हो जाएगी और पर्सन जो है वो डीजी हो जाएगा, चक्कर आने लगेंगे, ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मिलेगा और वो इवन शॉक में भी जा सकता है। तो हम कहेंगे कि उसका जो है वो कंप्लीटली वो शॉक में चला गया है। तो हम कहेंगे कि इसका जो वात है वो क्या है, वो एकदम अब वो हार्ट ही वर्क नहीं कर रहा, वात इस बहुत ही डिस्ट्रेसफुल कंडीशन में है। तो ऐसे व्यक्ति की नाड़ी दिखोगे तो वात आपको फील भी नहीं होगी, उसमें फीबल पल्स होगा, वात नाड़ी को आप फील नहीं करोगे, वात की नाड़ी की गति आपको फील भी नहीं होगी, फीबल होगी, बहुत पल्स बहुत फीबल होगा। और हम कह सकते हैं कि जनरली वाता इज वेरी लाई हाई सॉरी वेरी लो, वात वात जो है वो बहुत लो है और पल्स जो है वो बहुत फीबल है। तो एक प्रकार से पल्स प्रेशर से आप बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हो, हार्ट की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हो, वात दोष की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हो। और हम कहते हैं कि यदि यदि पल्स प्रेशर बहुत हाई है, किसी का पल्स प्रेशर बहुत हाई है, यानी द डिफरेंस ऑफ द सिस्टोल एंड डायस्टोल इज वेरी हाई, तो हम कह सकते हैं कि उसका जो पित्त है दोष वो बहुत प्रचुर पित्त दोष है, वो काफ़ी काफ़ी हाई है। और हम कह सकते हैं कि किसी का पल्स प्रेशर मॉडरेट है, यानी ठीक है, नॉर्मल के मध्य में है, तो हम कह सकते हैं कि उसका जो है वो मॉडरेट का मतलब ये है कि ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, यानी इस प्रकार की स्थिति है। तो हम कह सकते हैं कि वो एक प्रकार से समावस्था में है, यानी हम ये कह सकते हैं कि उसके वात और पित्त और कफ तीनों का जो जो बल है, वो तीनों का जो बल है वो सामान्य अवस्था में है। तो ये कुछ चीज़ें आप देख करके आप डायग्नोज कर सकते हो। तो इसको हम कैसे हम इसको वो करते हैं माइल्ड और मॉडरेट और मैक्सिमम को कैसे हम लिखते हैं, तो हम लिखते हैं कि हाई बल को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम उस पर जो है वो हाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं 3+ से, उसको बोलते हैं हाई बल, यानी पल्स प्रेशर ज़्यादा है तो हाई बल लिखते हैं, मॉडरेट है तो 2+ करते हैं, इसको मॉडरेट बल एंड लो है तो एक पल्स एक हम नोट करते हैं लो बल। तो ये हमने कुछ चीज़ें आपको बताई, मेरे दूसरी क्लास का भी वक्त है, लेकिन चलो मैं नाड़ी की क्लास बहुत लंबी चल जाती है और चूँकि इसमें इसमें कुछ चीज़ें समझानी पड़ती है और बहुत ज़रूरी होता है। तो pulse pressure is high, then vata and pitta both is high definitely, and if the pulse pressure is low means that the feeble pulse, and that relates that the vata and pitta are in extreme stressful conditions, and if the pulse pressure is moderate then we can say that yes it is a normal condition, moderate condition यानी normal condition हम कह सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी है, अभी इसमें और कुछ चीज़ें और बताएंगे आपको हम, और उसके बाद हम आपको एक बहुत अच्छी चीज़ कल बताएंगे जो वॉल्यूम और टेंशन की है, जो आपको ग्राफ में दिखती है। उसके बाद अलग अलग पैटर्न ऑफ ग्राफ दिखाएंगे, गतियाँ दिखाएंगे आपको वात पित्त कफ की। तो आपको आज के लेक्चर में कुछ भी डाउट हो तो आप कल मुझसे पूछिएगा, अभी समय का अभाव है। मुझे लगता है कि शायद कोई डाउट होगा नहीं, शायद पल्स प्रेशर में कुछ आपका डाउट हो सकता है समझने का, तो वो कल आप मुझसे पूछेंगे। और रेगुलरली इरेगुलर और इरेगुलरली इरेगुलर को समझा पाने में मैं सक्षम हुआ हूँगा। और अगर आपका कुछ पार्ट मिस हो गया है तो यूट्यूब पर ये लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप उसको देख सकते हैं, आप उसको उसके थ्रू गो थ्रू जा सकते हैं, और आप आपके जो भी प्रश्न हो और आप इनको अपनी नाड़ियों पे भी देखने का एहसास करिए। ऐसा मरीज जो हार्ट फेलियर पे है उसकी नाड़ी देखिए, ऐसा मरीज जो किसी प्रकार से आर्टेरियल फ्लटर पे है उसकी नाड़ी देखिए, ऐसा मरीज जो किसी प्रकार से थायरोटॉक्सिकोसिस में है उसकी नाड़ी देखिए। ये सब चीज़ें जब आप नाड़ी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जब तक जहाज उड़ाएंगे नहीं तब तक आप उसको केवल और केवल आप समझ ही पाएंगे। फिलहाल मैं आपको समझाने में सक्षम हो पा रहा हूँ और आप 62 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमें इसी बात की खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, कल फिर मिलते हैं आपसे।